Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are fine and safe. Open your books, page number 26. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सब स्टेप्स पढ़ लिए थे, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल भी पढ़ ली थी. ठीक है, अब उससे फर्दर काम करना है हम लोगों ने. यानी कि हम लोगों ने लास्ट अगर स्टेप्स पढ़े थे तो लास्ट स्टेप क्या था कि रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स, यानी अपने रिजल्ट को पब्लिश कर देना. ठीक है, अब उस पब्लिश करने के बाद आगे उस रिजल्ट के साथ क्या हो जाता है वो अब हम आगे पढ़ने लगे हैं. पेज नंबर 26, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increases biologists' confidence in hypothesis. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again proved by experimental results. The hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories. A theory is supported by a great deal of evidence. इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बात ये की है कि जो आपने हाइपोथेसिस निकाला था और उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी और हर बार एक्सपेरिमेंट किया, हर साइंटिस्ट ने किया और वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ ठीक हो गया, यानी वो हाइपोथेसिस ठीक प्रूव हो गया, आपके रिजल्ट्स ठीक आ गए. उस हाइपोथेसिस ने बार बार इन टेस्ट ऑफ टाइम यानी हर बार खुद को ठीक प्रूव किया, तो फिर वो हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिस नहीं रहता. ठीक है, वो पब्लिश हो जाता है, वो बड़े लेवल पे चला जाता है और वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है. और बहुत सारे हाइपोथेसिस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो थ्योरीज बन जाती हैं. और कोई भी थ्योरी एविडेंस के बगैर थ्योरी नहीं होती, यानी एक्सपेरिमेंट और उसकी प्रूव आप जब तक नहीं करते हो वो थ्योरी नहीं बनती है. ठीक है, सो आपके वो हाइपोथेसिस जब बहुत बार ट्रूफ यानी प्रूव हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो थ्योरी बन जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 27. Productive theory keeps on suggesting new hypotheses and so testing goes on. Many biologists take it as a challenge and exert greater effort to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approaches and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is an irrefutable theory. Example of biological laws are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. अच्छा, जब यहाँ पे वो क्या कहना है कि थ्योरीज भी समटाइम रिजेक्ट हो जाती हैं. अब आप जब अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करते हो ना तो वो किसी एक जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं या किसी एक बुक में छोटे लेवल पे पब्लिश होते हैं. ठीक है, फिर जब वो आपने डिफरेंट वेज में डिफरेंट साइट्स पे जाके अगर आपने उनको पब्लिश किया है, फिर वो आपकी कह लो कि आपकी कंट्री में उस चीज को समझा जा रहा है. ठीक है, छोटे लेवल पे उसको समझा जा रहा है, उसको थ्योरी बनाया जा रहा है. जब उसको थ्योरी बना के आगे फर्दर भेजा जाता है ना डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट कंट्रीज के भी साइंटिस्ट उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, फिर वो भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. अब जब वो भी काम करते हैं उनके भी वो काम ठीक आ जाते हैं, रिसर्च ठीक आती है, तो फिर उस थ्योरी को, उस हाइपोथेसिस को लॉ बना दिया जाता है. यानी ऐसा लॉ जो कि हर एक उसको प्रूफ कर रहा है और वो ठीक प्रूफ हो रही है, वो कहीं पे भी गलत प्रूफ नहीं हो रही. ठीक है, जब वो थ्योरीज, वो एक्सपेरिमेंट्स ठीक प्रूव होते हैं, बार बार ठीक प्रूव होते हैं, हर साइंटिस्ट से ठीक प्रूव होते हैं, तो वो फिर लॉ बन जाते हैं. और कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ दिए हैं लॉ की, जो कि हार्डी-विंगबर्ड लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है. अभी तो आपको इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जब आप फर्दर आगे पढ़ोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये लॉस क्या हैं. ठीक हो गया, चले नीचे आ जाएं. डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, यानी जब आप अपना रिजल्ट बना रहे होते हो तो उसमें जो डाटा आपका आता है एक्सपेरिमेंट में, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे कैसे रिजल्ट निकालते हैं. Data organization and data analysis are important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentation. अगेन वही वाली बात है, मैंने जो भी आपको बताई है कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उसको ऑर्गेनाइज करने और उस रिजल्ट को कंक्लूड करने को डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस कहते हैं. तो वो कहना है कि डाटा क्या है, ये डाटा की डेफिनेशन है कि डाटा कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की हो सकती है. वो आपके नंबर्स फॉर्म में हो सकती है, वो आपके नेम्स में, डेट्स में, वैल्यूज में, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है. ठीक, नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 28. Data organization. In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organized data prior to conducting an experiment. It is very important for a scientist to describe data collection method. It ensures the quality of experiment. Data is organized in different formats like graphics, tables, flowcharts, maps and diagrams. अब यहाँ क्या कह रहे हैं
कि जब बड़े स्केल पे काम होता है, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, तो जो आपने पुराना किसी और की भी रिसर्च से अगर आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, यानी उसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, क्या थ्योरी दी थी, जो आप लोग फर्दर काम करने लगे हो, तो आप उसकी भी थ्योरी जो उसने दी होती है, उससे रिलेटेड जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रिजल्ट दिए, आप उसको भी चेक करते हो, ठीक है। उसने उसको यानी किस वे में ऑर्गेनाइज किया अपने डाटा को, और फिर आप अपने भी डाटा को उसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, ठीक है। सो अब डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज हो सकता है, और वो फॉर्मेट्स के हैं, आप उसको ग्राफ में भी लेकर आ सकते हो, आप उसको टेबल्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, मैप्स बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। और भी डिफरेंट वे होंगे, लेकिन बेसिक यही है। नेक्स्ट आ जाए डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज रेशियो proportion. When a relation between two numbers, that is a and b, is expressed in terms of coefficient a by b, it is called the ratio of one number to the other. Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal patient is 1:3. इस सब में वो क्या कह रहे हैं, इस सब में वो ये कह रहे हैं कि डाटा एनालिसिस आपका, यानी जो आपने डाटा लिखा है उसका एनालिसिस करना, उसको चेक करना, और चेक करके सिंपलर फॉर्म में आप कंक्लूड करके अपनी सिंपल वे में उसका रिजल्ट देना, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मोस्टली डाटा आप जो एनालिसिस करते हो वो रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाता है, जो कि आपका मैथमेटिक आ जाता है। आपने मैथ में ये सब पढ़ा हुआ है, मुझे इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ का बेसिक आप 9th में आई गेस पढ़ लिया हुआ है आपने ये सब, यानी अगर नहीं भी पढ़ा तो आप आगे पढ़ लोगे। 8th में सॉरी पढ़ लिया था। अब रेशियो और प्रोपोर्शन में यानी सिंपल आपकी जो भी नंबर्स हैं उनको आप एक दूसरे के क्रॉस रखते हो और उनको कटिंग करके उसकी सिंपलर फॉर्म निकाल लेते हो, ठीक है। सो हम लोग जब बायो के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और कंट्रोल ग्रुप की जो वैल्यूज है उनको सामने रखकर तो अपना डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक हो गया। नीचे उन्होंने सारी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है, ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ ही कर लेंगे, दैट्स इनफ फॉर यू। Statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of a mean value. This step is very important as it transforms raw data into information which can be used to summarize and report result. स्टैटिस्टिक क्या है, यानी ये असल में आपके पूरा डाटा को ऑर्गेनाइज करके सिंपल करके, यानी आप कह लो आपने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, उन सब की बार बार रीडिंग्स आई है, आपने उन सब की रीडिंग्स को एवरेज करके जो एक वैल्यू निकाली है ना, वो आप कह सकते हो कि आपने वो स्टैटिस्टिकली यूज उसको डाटा को समराइज किया और एक वैल्यू में ले आए हो, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकली अपने डाटा को लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, यानी वो कह रहे हैं कि बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ लाजमी साथ में आता है, उसके अलावा आपकी साइंस कंप्लीट नहीं होती। Biological method also involve the use of applied mathematics to solve biological problems. Major biological problems in which knowledge of mathematics is used include, यानी वो यहाँ पे कहने के बायोलॉजिकल मेथड्स में मैथ तो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे स्पेशल आपको यानी टर्म्स या प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जिसके अंदर मैथ लाजमी यूज़ हो रहा है। तो वो है इंक्लूडिंग जीन फाइंडिंग, यानी आपके क्रोमोसोम के ऊपर जीन को निकालना, उसको देखना जीन किस नंबर पे प्रेजेंट है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखना, यानी इसमें कितने सी बॉन्ड है, कितने सी एच बॉन्ड्स है, कितने सी हैं, कितने एच हैं, प्रोटीन इंट्रैक्शंस को देखना, उनकी बॉन्डिंग को देखना, यानी यहाँ पे आपका मैथ लाजमी ज़रूरी है कि इनमें आपका मैथ यूज़ हो रहा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो कह रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, कंप्यूटर के ऊपर अपनी थोड़ा सा आप स्टैट के साथ काम करते हो, स्टैटिकल टेक्निक्स उस पर लगाते हो और फिर उस वहाँ से आप अपना जो बायोलॉजिकल जितना डाटा होता है उसको आप कंक्लूड कर लेते हो, ठीक है। सो आपका चैप्टर हो गया खत्म। ये लास्ट पैराग्राफ भी आपको याद करना है, स्पेशली व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। सो अब आपने इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आपका होमवर्क है, आप एमसीक्यूज घर से करोगे, जब आप आओगे तो हम इसके एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व करेंगे और फिर मैं देखूंगी आपको कितना आता है, कितना नहीं, कितना समझ में आया और कितना आपने पढ़ा है। इनको साथ साथ याद करिएगा, याद करते रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप लोग वापस आओगे तो बहुत शॉर्ट टाइम होगा, फिर उस टाइम पे इतना लंबा लंबा याद करना मुश्किल हो जाएगा।